Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। हमारी पृथ्वी की सतह को देखें तो कमाल की विविधता नजर आती है ना? हाँ बिल्कुल। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं एकदम सपाट मैदान। और कहीं वो मेज जैसी उठी हुई जमीन भी। ये सब स्थलरूप आखिर बनते कैसे हैं? ये सवाल तो मन में आता ही है। बिल्कुल, और यही आज हमारी चर्चा का विषय है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मतलब मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। हाँ, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसे समझें, खास तौर पे यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से। हम एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल के अध्याय 6 को देखेंगे और कुछ पुराने यूपीएससी प्रश्नों यानी पीवाईक्यूज को भी ध्यान में रखेंगे। हाँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी की सतह कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। हाँ, वो यूपीएससी में भी पूछते हैं ना इस बारे में। हाँ बिल्कुल। जैसे 2013 प्रीलिम्स में एक सवाल था Q18, जो पृथ्वी की सतह पर बदलाव लाने वाले बलों पर ही था। तो ये स्थल रूप जो हैं, ये असल में दो मुख्य प्रक्रियाओं का नतीजा है। दो प्रक्रियाएं? कौन सी? एक है आंतरिक प्रक्रिया, यानी जो पृथ्वी के अंदर चलती है, और दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, जो पृथ्वी की सतह पर होती है। अच्छा, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले ये आंतरिक प्रक्रिया क्या भला है? पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के अंदर ना लगातार कुछ न कुछ गति चलती रहती है, फोर्सेस काम करती रहती हैं। इसका असर सीधा सतह पर पड़ता है। कहीं पर जमीन ऊपर उठ जाती है। अच्छा। हाँ, जिसे हम उत्थान या अपलिफ्टमेंट कहते हैं, और कहीं पर जमीन नीचे धंस जाती है, जिसे धंसन या सिंकिंग कहते हैं। तो ये अंदरूनी ताकतें हैं जो सतह को ऊपर नीचे करती रहती हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह। बिल्कुल। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति या अंदर की गर्मी, ये सब आंतरिक बल हैं जो सतह को लगातार एक नया आकार, एक नया रूप देते रहते हैं। समझ गया। ये तो हुई अंदर की बात, लेकिन सतह पर भी तो कुछ चलता रहता होगा। वो है बाह्य प्रक्रिया। एकदम सही। बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है कि भूमि की सतह लगातार घिसती रहती है, टूटती फूटती रहती है, और फिर उस टूटे फूटे मलबे से कहीं और नई आकृतियां बनती हैं। अच्छा, मतलब एक जगह से तोड़कर दूसरी जगह बनाना। हाँ, कह सकते हैं। इसमें दो मुख्य क्रियाएं हैं। कौन सी दो? पहली है अपर्दन यानी इरोजन। इसका सीधा सा मतलब है पृथ्वी की सतह का घिस जाना, टूट फूट जाना, वेयरिंग अवे जिसे कहते हैं। ठीक है, घिस जाना है। और दूसरी है निक्षेपण यानी डेपोजिशन। अब अपर्दन से जो मलबा इकट्ठा हुआ, जैसे मिट्टी है, पत्थर के छोटे टुकड़े हैं, वो कहीं और जाके जमा हो जाता है। और उस जमाव से सतह का फिर से निर्माण होता है, रीबिल्डिंग होती है। इसी जमाव को, इसी डेपोजिशन को निक्षेपण कहते हैं। तो ये घिसने और जमा करने का काम कौन करता है? मतलब हवा, पानी? बिल्कुल। बहता हुआ जल, रनिंग वाटर, बर्फ, आइस और पवन यानी विंड, ये मुख्य एजेंट्स हैं। यही पृथ्वी की सतह को लगातार काटते छाटते रहते हैं और फिर उस मलबे को उठाकर कहीं और जमा कर देते हैं। जिसे नदी पहाड़ से मिट्टी लाती है और मैदान में बिछा देती है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है ये अपर्दन और निक्षेपण का एक क्लासिक केस है। और हाँ, ये प्रक्रियाएं सिर्फ स्थल रूप ही नहीं बनाती, बल्कि वो मृदा अपर्दन, सॉइल इरोजन जैसे मुद्दे भी खड़े करती हैं, जिन पर मेंस में सवाल भी बनते हैं, जैसे 2013 मेंस में था Q22A। खैर, अब प्रक्रियाएं तो समझ आ गईं, तो अब एक एक करके स्थल रूपों पर आते हैं। पहाड़ों से शुरू करें? जरूर। तो सबसे पहले पर्वत या पहाड़ होता क्या है? अगर बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो ये पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है, नेचुरली हाई एलिवेशन। आमतौर पर क्या होता है कि इसका आधार यानी बेस चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं शिखर या चोटी पतली होती जाती है, और जाहिर है ये अपने आसपास के इलाके से काफी ऊंचा होता है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य परिभाषा, पर यूपीएससी के लिए तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि पहाड़ ऊंचा है। वो कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ता है ये सब। तो एनसीईआरटी में कितने तरह के पर्वत बताए हैं? इस किताब के हिसाब से मुख्य रूप से 3 तरह के हैं। वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स, दूसरे हैं भृशोत्थन पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरे ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, तो पहले ये वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, इनके नाम में ही वलय या मोड़ जैसा कुछ है, ये कैसे बनते हैं? हाँ, इनका बनना बड़ा दिलचस्प है। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह की परतें
मतलब लेयर्स दबाव के कारण मुड़ जाती हैं। कॉम्प्रेस होती हैं। हाँ, अच्छा, जैसे कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो वो बीच से मुड़ जाता है। बिल्कुल वैसा ही। ये दबाव अक्सर तब पैदा होता है जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, कोलिजन होता है। समझ गया, कंप्रेशन से। इनके उदाहरण क्या हैं और क्या सारे वलित पर्वत एक जैसे दिखते हैं या इनमें भी फर्क होता है? नहीं, फर्क होता है। कुछ हैं जो नए बने वलित पर्वत हैं जिन्हें हम युवा वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। हाँ, जैसे अपना हिमालय हाँ, और यूरोप के एल्प्स। इनकी पहचान है कि इनकी सतह काफी ऊबड़-खाबड़ होती है, रगिड रिलीफ, और चोटियां एकदम नुकीली, शंक्वाकार, कोनिकल पीक्स होती हैं। और पुराने वलित पर्वत भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ पर्वत बहुत पुराने हैं, लाखों सालों से अपर्दन झेल रहे हैं, मतलब घिस रहे हैं। अच्छा, जैसे भारत में अरावली श्रृंखला। कहते हैं ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब अपर्दन के कारण ये काफी घिस गई है, ज्यादा ऊंची नहीं रही और शिखर भी गोलाकार से हो गए हैं। अरे वाह, अरावली इतनी पुरानी। और उदाहरण? इसी तरह उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत हैं, रूस के यूराल पर्वत हैं। ये भी पुराने वलित पर्वत हैं। कम ऊंचाई और गोलाकार शिखर इनकी पहचान है। कमाल है। अच्छा, तो ये तो हुए मुड़ने वाले पर्वत। दूसरा प्रकार आपने बताया भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ये नाम थोड़ा मुश्किल सा है। ये कैसे बनते हैं? क्या ये टूटते हैं? हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इसमें मुड़ने के बजाय टूटना शामिल है। होता क्या है कि कोई बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा, एक ब्लॉक, टूट जाता है या उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें फॉल्ट्स कहते हैं। और फिर उस दरार के सहारे जमीन का कुछ हिस्सा या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है, वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाता है। यहीं पर मुझे 2013 प्रीलिम्स का वो सवाल Q15 याद आ रहा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर क्यों बहती है? एक वजह यह बताई थी कि वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी, एक रिफ्ट वैली में बहती है। तो क्या ये विंध्य और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन्स हुए और नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी? बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। इस प्रक्रिया में जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसे तकनीकी भाषा में हॉर्स्ट या उत्खंड कहते हैं। हॉर्स्ट? हाँ, हॉर्स्ट। और जो हिस्सा नीचे धंस जाता है उसे ग्रैबिन या द्रोणी का भ्रंश कहते हैं। इसी ग्रैबिन को हम आमतौर पर भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कह देते हैं। अच्छा, ग्रैबिन यानी घाटी। हाँ, यूरोप में राइन घाटी एक बहुत मशहूर ग्रैबिन है और उसके पास जो वॉस्किज पर्वत है वो एक हॉर्स का उदाहरण है। अगर आप एटलस उठा के देखेंगे तो ऐसे कई और उदाहरण मिल जाएंगे। क्या बात है, मतलब टूटने और धंसने से भी पर्वत बन जाते हैं। बहुत दिलचस्प। अब तीसरा प्रकार, ज्वालामुखी पर्वत। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, ये तो सीधा सीधा ज्वालामुखी क्रियाओं यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे लावा निकलता है, राख निकलती है और दूसरे पदार्थ निकलते हैं। बिल्कुल। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वतों के क्लासिक उदाहरण हैं। अच्छा। और हाँ, एनसीईआरटी में एक बड़ा मजेदार फैक्ट दिया है इनसे जुड़ा हुआ। अरे वाह, क्या है बताइए। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर एक पर्वत है माउना की। मौना की? हाँ, सुना है। ये समुद्र की सतह के नीचे है, मतलब इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। लेकिन अगर इसे इसके आधार से नापा जाए जो समुद्र के तल पर है तो इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। 10,000 मीटर से ज्यादा? हाँ, जो कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर से भी ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब असल में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो समुद्र के नीचे है। ये तो वाकई कमाल की जानकारी है। एनसीईआरटी में ऐसी छुपी हुई चीजें भी मिल जाती हैं। खैर, ये तो हुई इनके बनने की बात, पर ये जो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये हमारे किस काम आते हैं? मतलब इनका महत्व क्या है? देखिए, पर्वत कई तरह से हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे? पहला तो ये कि पानी के भंडार हैं। बहुत सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों पर जमी बर्फ की नदियों से, जिन्हें हिमानी या ग्लेशियर्स कहते हैं। हाँ, सही बात है। गंगा, यमुना। बिल्कुल। दूसरा, इन नदियों के पानी को रोककर जलाशय बनाए जाते हैं, डैम्स बनते हैं। उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है और पनबिजली हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होता है। और तीसरा, पर्वतों की जो घाटियां होती हैं या ढलानों पर जो सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, जिन्हें टेरेसेस कहते हैं, उन पर खेती भी होती है। अच्छा। चौथा, यहाँ तरह तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब रिच फ्लोरा एंड फौना होता है।
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सकते हैं। हाँ, कई पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। 5वां, यहाँ जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। ईंधन मिलता है, जानवरों के लिए चारा मिलता है, रहने के लिए आश्रय मिलता है और गोंद, रेजिन जैसे कई उत्पाद भी मिलते हैं। और घूमने फिरने के लिए? हाँ, बिल्कुल, छठा पॉइंट वही है। इनकी जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, सीनिक ब्यूटी, वो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। तो पर्यटन उद्योग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो एडवेंचर स्पोर्ट्स? हाँ, 7वां पॉइंट, यहाँ कई रोमांचक खेल खेले जाते हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग। हिमालय में तो ऐसे कितने ही मशहूर स्पॉट्स हैं। हाँ, ये तो बहुत सारे फायदे हो गए। लेकिन ये भी सोचना होगा कि पहाड़ों पर जीवन आसान नहीं होता होगा, विकास करना भी मुश्किल होता होगा। खैर, अगर प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो ये शब्द वलित, ब्रंशोत, ज्वालामुखी, हॉर्स्ट, ग्रैबन और ये उदाहरण हिमालय, आल्प्स, अरावली, राइन घाटी, किलिमांजारो, फ्यूजियामा और वो मौनाकी वाला फैक्ट, ये सब जरूर याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। और मेंस के लिए इन पर्वतों के बनने की प्रक्रिया को फिजिकल ज्योग्राफी के बड़े कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑरिजेनेसिस यानी पर्वत निर्माण के सिद्धांत, उनसे जोड़ना जरूरी है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिहाज से इनके महत्व जैसे संसाधन, पर्यटन, जल प्रबंधन, इनको समझना अहम है। लेकिन पर्वतों की तरह इनकी चोटी नुकीली नहीं होती। ये ऊपर से काफ़ी हद तक सपाट होते हैं, फ्लैट होते हैं, जैसे कोई मेज़ हो। इसीलिए इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं। अच्छा, टेबल लैंड। हाँ, ये अपने आसपास के क्षेत्र से एकदम से ऊपर उठे होते हैं और इनके किनारे खड़े ढाल वाले हो सकते हैं, स्टीप स्लोप्स। इनकी ऊंचाई भी अलग अलग होती है, कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। और ये बनते कैसे हैं? क्या इनकी प्रक्रिया भी पर्वतों जैसी है? और यूपीएससी के लिए ये क्यों खास है? एनसीईआरटी में इनके बनने की बहुत डिटेल्ड प्रक्रिया तो नहीं दी है, पर उदाहरणों से पता चलता है कि ये या तो ज्वालामुखी से निकले लावा के बड़ी बड़ी शीट्स में फैलकर ठंडा होने और जमने से बनते हैं। जैसे भारत का दक्कन पठार। बिल्कुल, दक्कन पठार एक लावा पठार का ही उदाहरण है। या फिर ये जमीन के किसी बड़े हिस्से के ऊपर उठने यानी अपलिफ्ट होने से भी बन सकते हैं। और यूपीएससी के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खनिजों के भंडार होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज बहुत मिलते हैं यहाँ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इनसे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। अच्छा, खनिजों का खजाना। तो कौन कौन से मशहूर पठार हैं दुनिया में और इनका क्या महत्व है खनिजों के अलावा? भारत का दक्कन पठार तो है ही, जो दुनिया के सबसे पुराने पठारों में गिना जाता है। फिर है तिब्बत का पठार, टिबेटन प्लेटो। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा? कितना ऊंचा? इसकी औसत ऊंचाई ही 4000 से 6000 मीटर के बीच है। सोचिए। बाप रे। हाँ, इसके अलावा अफ्रीका का पठार है जो केन्या, तंजानिया, युगांडा जैसे देशों में फैला है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भी एक उदाहरण है। अब इनके महत्व की बात करें तो खनिज भंडार तो हैं ही। हाँ, जैसे भारत में छोटा नागपुर पठार है। ये लोहा, कोयला, मैंगनीज के लिए बहुत मशहूर है। अच्छा। अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के खनन के लिए जाना जाता है। दुनिया के कई बड़े माइनिंग एरिया पठारी इलाकों में ही मिलेंगे आपको। खनिजों के अलावा और क्या? दूसरा महत्व है जल प्रपात यानी वाटरफॉल्स। पठारी क्षेत्रों में नदियां अक्सर ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरती हैं तो सुंदर झरने बनते हैं। अच्छा, जैसे वो जोग फॉल्स? हाँ, कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है और छोटा नागपुर पठार पर सुवर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। ये कुछ उदाहरण है। ठीक है, और कुछ? तीसरा, जो पठार लावा से बने हैं, लावा प्लेटोस, उनमें काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल बहुत मिलती है। हाँ, दक्कन के पठार में मिलती है। बिल्कुल, और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, खासकर कपास की खेती के लिए। तो कृषि के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और चौथा, कई पठार अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे नज़ारों की वजह से अच्छे पर्यटन स्थल भी बन जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स। समझ गया। तो पठारों के लिए प्रीलिम्स पॉइंटर्स हो गए टेबल लैंड शब्द, लावा पठार, उदाहरण जैसे दक्कन, छोटा नागपुर, तिब्बत, खनिज, लोहा, कोयला, सोना, हीरा, जलप्रपात, हुंड्रू, जोग और काली मिट्टी। बिल्कुल। और मेंस इनसाइट्स के लिए पठारों के अलग अलग प्रकारों को जैसे ज्वालामुखी पठार, विच्छेदित पठार वगैरह फिजिकल ज्योग्राफी से जोड़ना और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इनके योगदान जैसे खनिज, कृषि, जल विद्युत, पर्यटन, इनका विश्लेषण करना जरूरी है। बढ़िया। अब तीसरे और आखिरी प्रमुख स्थल रूप पर आते हैं, मैदान यानी प्लेन्स। ये क्या होते हैं? ये तो नाम से ही काफी साफ है। हाँ,
मैदान मतलब समतल भूमि के बहुत बड़े फैले हुए हिस्से, लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। आमतौर पर ये समुद्र तल से ज्यादा ऊंचे नहीं होते, लगभग 200 मीटर या उससे भी कम। कुछ मैदान तो एकदम सपाट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट, और कुछ थोड़े ऊंचे नीचे, रोलिंग या लहरदार, अंडुलेटिंग भी हो सकते हैं। और ये कैसे बनते हैं? क्या ये भी उन्हीं आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं का नतीजा है? ये मुख्य रूप से बाह्य प्रक्रिया का नतीजा है, और उसमें भी खासकर नदियों के काम का। रिवर्स का? नदियों के काम का कैसे? देखिए, जब नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो वो अपने साथ बहुत तेजी से बहती हैं और रास्ते में चट्टानों को काटती हैं, उनका अपरदन करती हैं, इरोजन करती हैं। हाँ, वो तो हमने समझा था। फिर उस अपरदन से जो मलबा बनता है, पत्थर, रेत, सिल्ट यानी गाद, जी। उसे नदियां अपने साथ बहाकर आगे ले जाती हैं। ठीक है। और जब नदी मैदानी इलाके में आती है तो उसका बहाव धीमा हो जाता है। तब वो इस मलबे को अपने किनारों पर और अपनी घाटी में जमा करना शुरू कर देती है। इसी को निक्षेपण या डेपोजिशन कहते हैं। अच्छा, तो ये जमाव से बनते हैं? हाँ, इन्हीं जमा किए गए निक्षेपों से, डिपॉजिट से, जिन्हें हम जलोढ़ मिट्टी या एलुवियम भी कहते हैं, विशाल मैदानों का निर्माण होता है। आप सोचिए, नदियां लाखों सालों से पहाड़ों से ये उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछा रही हैं। हाँ, तो ये नदियों द्वारा बिछाई गई उपजाऊ मिट्टी की चादरें हैं एक तरह से। इनके कुछ बड़े उदाहरण हैं दुनिया में। बिल्कुल है। एशिया में देखें तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मिलकर जो मैदान बनाया है, वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। हाँ, अपना इंडो गैंजेटिक प्लेन। बिल्कुल। चीन में यांगसी नदी का मैदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में भी बड़े बड़े मैदान हैं। और ये मैदान इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि मैदानों में आबादी बहुत घनी होती है, ऐसा क्यों? हाँ, इसके कई कारण हैं। पहला तो यही कि जैसा हमने कहा, ये नदियों के लाए निक्षेपों से बने हैं, तो आमतौर पर बहुत उपजाऊ होते हैं, वेरी फर्टाइल, खेती के लिए बेहतरीन। हाँ, ये तो है। दूसरा, जमीन समतल होती है, फ्लैट होती है, तो यहाँ सड़कें बनाना, रेल लाइनें बिछाना, मतलब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना बहुत आसान होता है। हाँ, पहाड़ों के मुकाबले तो बहुत आसान। बिल्कुल। तीसरा, घर बनाना भी यहाँ पहाड़ों या पठारों की तुलना में ज्यादा आसान और सस्ता होता है। तो इन्हीं सब वजहों से रहने की आसानी, खेती की सुविधा, आने जाने की आसानी, मैदान इंसानों के रहने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाके, मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स, मैदान ही होते हैं। हाँ, भारत में भी यही दिखता है। सिंधु गंगा के मैदान में कितनी आबादी है। हाँ बिल्कुल, ये देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले इलाके हैं। तो मैदानों के लिए प्रीलिम्स पॉइंटर्स हो गए: समतल भूमि, जलोढ़ निक्षेप, ऑलूवियल डिपॉजिट्स, उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र यांगजी, बनाने वाला मुख्य कारक नदियां, और महत्व उपजाऊ, परिवहन, घनी आबादी। एकदम सही। और मैं के लिए इनकी बनने की प्रक्रिया को फिजिकल ज्योग्राफी में फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स यानी नदी द्वारा बनाए गए स्थल रूपों से जोड़ना, और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इनका महत्व समझना, जैसे कृषि अर्थव्यवस्था पर असर, जनसंख्या का वितरण, शहरीकरण, परिवहन नेटवर्क का विकास, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से समझ आया। हमने तीनों प्रमुख स्थल रूप, पर्वत, पठार और मैदान को समझ लिया। अब थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये अलग अलग स्थल रूप इंसानी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, और बदले में इंसान इन्हें कैसे प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि जहाँ जैसा स्थल रूप होगा, वहाँ जीवन जीने का तरीका भी वैसा ही होगा। जैसे पहाड़ों पर जीवन काफी कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, खड़ी ढलानें होती हैं, मौसम कठोर होता है, खेती के लिए समतल जमीन बहुत कम मिलती है, तो वहाँ रहना, गुजारा करना आसान नहीं होता। जबकि मैदानों में ठीक इसका उल्टा होता होगा, है ना? लोग आना भी आसान, घर बनाना भी आसान, सड़कें बनाना भी आसान। पहाड़ों की तुलना में सब कुछ बहुत सुगम होता है, इसीलिए वहाँ ज्यादा लोग बसते हैं, ज्यादा विकास होता है। लेकिन इन स्थल रूपों पर रहते हुए इंसान को प्रकृति की कुछ चुनौतियों का भी तो सामना करना पड़ता होगा, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह। हाँ, वो तो है ही। भूकंप है, अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी विस्फोट है, वोल्केनिक इरप्शन, भयंकर तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स, बाढ़ आती है, फ्लड्स, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कहीं भी आ सकती हैं और बहुत तबाही मचा सकती है। जान माल का भारी नुकसान होता है इनसे। हालांकि अगर हम थोड़ी जागरूकता रखें, थोड़ी तैयारी करें, तो इनके खतरों को, इनके रिस्क को कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन क्या हम इंसान भी इन स्थल रूपों पर, मतलब जमीन पर, पानी पर अपना कोई असर डाल रहे हैं?
डाल रहे हैं और दुर्भाग्य से अक्सर ये असर नकारात्मक ही होता है। हम कई बार क्या करते हैं कि भूमि और जल जैसे जो प्रकृति के अनमोल तोहफे हैं, उनका बड़ी लापरवाही से, वेस्टफुल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे खेती के लिए जो अच्छी उपजाऊ जमीन है उस पर हम मकान बना देते हैं, फैक्ट्रियां लगा देते हैं, या फिर जो कूड़ा कचरा होता है उसे कहीं भी जमीन पर फेंक देते हैं, या नदियों झीलों में बहा देते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है आजकल प्रदूषण की। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रकृति के जो उपहार हैं, इनका हमें बहुत सावधानी से, सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। सही कहा, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है। एकदम। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को एक बेहतर हालात में छोड़कर जाएं। यहीं पर वो बात आती है सतत उपयोग की, सस्टेनेबल यूज की। एनसीईआरटी में स्वच्छ भारत मिशन का भी जिक्र है, शायद इसी संदर्भ में, कि हम अपने आसपास की जमीन को, पानी को साफ रखें, उनका सही इस्तेमाल करें। और अगर यूपीएससी मेंस के नजरिए से देखें तो ये सारी बातें सीधे सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूपों पर्वत, पठार और मैदान को काफी गहराई से समझने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि ये कैसे बनते हैं, वो आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, इनके अलग अलग प्रकार क्या हैं और मानव जीवन के लिए इनका क्या महत्व है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे एनसीईआरटी की ये बेसिक जानकारी यूपीएससी के पिछले सवालों से जुड़ती है और हमारी तैयारी को एक सही दिशा दे सकती है। ये सब समझना फिजिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी की एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये आधार अगर मजबूत हो तो आगे के जो ज्यादा जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना आसान हो जाता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये मुझे वो मोनाकी वाली बात सुनकर ध्यान में आया। हाँ, अगर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र के नीचे छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए महासागरों की गहराइयों में पृथ्वी की स्थलाकृतिक विविधता का और कितना बड़ा, कितना अनजाना हिस्सा छिपा होगा, जिसके बारे में हम शायद अभी कुछ भी नहीं जानते। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.